हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर 8। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों की जो हिंदी की बुक है ना, भारत की खोज, उसका चैप्टर 2। तो ये जो चैप्टर है ना, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि इसका जो पहला वाला पार्ट है, चैप्टर का नाम है तलाश, और इसका पहला पार्ट है भारत के अतीत की झांकी। तो झांकी का मतलब होता है एक छोटी सी, वो होता है ना, ग्लिम्प्स सी दे देना, मतलब छोटा सा कुछ बता देना इसके बारे में कि क्या था। तो इस पार्ट में बताया गया है, इसमें नेहरू जी ने कहना चाहा है कि भारत के अतीत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। मतलब भारत के बारे में हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि हमारा भारत कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी इसका जो अस्तित्व है ये जैसा है सदियों से बना रहा है। जैसे कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, जो एक सनातन धर्म है, दुनिया का सबसे पहला धर्म। तो हमारे देश का इतिहास भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यदि हम पिछले 5000 वर्षों को देखें, विश्लेषण करें, तो हमें पता लगेगा कि भारत में भारत ऐसा देश है जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कभी कभी नेहरू जी के मन में भी यह विचार आया कि आखिर यह भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी क्या भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानकर कहा जा सके आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो ये जो है नेहरू जी अपने आप से पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि आखिर भारत क्या है विश्व में, मतलब भारत जो है उसकी पूरी दुनिया में उसका क्या रोल रहा है, क्या हम लोग अपनी प्राचीन सभ्यता को भूल गए हैं, क्या इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो आज की दुनिया है इसका तालमेल हमारे देश से कैसे बैठता है। वे एक आलोचक की भांति भारत के इतिहास का विश्लेषण करके यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का क्या कारण है। तो वो मतलब एक विश्लेषण कर रहे थे कि भाई हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में ऐसा क्या रहा है कि हमारा देश कभी डगमगाया नहीं, हमारा देश कभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया के ऐसे हज़ारों देश है, पता है, जो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कभी हुआ करते थे और आज उनका नामो निशान मिट चुका है। पर हमारा देश सदियों से, इतने लाख हज़ार सालों से ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है। तो भाई ऐसा कैसे है, ये सब जो है नेहरू जी विश्लेषण करना चाहते थे। वो ये बताते हैं, सबसे पहले उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वाला जो हमारा इलाका है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको हिंदी में हम सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसमें मोहनजोदाड़ो के प्राचीन नगर, उसके घर गलियों का निरीक्षण किया। ठीक है, मतलब मोहनजोदाड़ो खोजा गया था ना, मूवी भी तो बनी है कि बहुत ही पुराना समय का वो एक शहर हुआ करता था। तो उसके बारे में नेहरू जी बात करते हैं और वो बताते हैं कि वो जो लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था। पता है, वहाँ पे मतलब घर डबल स्टोरी बना करते थे और सड़कें एकदम साफ़, कूड़ा कचरा नहीं, हर घर में टॉयलेट हुआ करती थी, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे शहर बसे हुए थे आज से 5000 साल पहले। ठीक है, फ़ारस यानी कि जो अपना ईरान है, ठीक है, ईरान हो गया, मिस्र यानी कि वो इजिप्ट जो है, और ग्रीस हो गया, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा। तो मतलब हमारा देश ना सदियों से ही अपने आसपास के इलाके में व्यापार, ट्रेड करता रहा है। फिर आगे बताते हैं, भारत ने उन्हें प्रभावित किया भी और स्वयं हुआ भी। ठीक है, लेकिन मतलब उन पे भी असर डाला भारत ने, और खुद भी उनका असर जो है वो भी भारत पे पड़ा, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आधार को डगमगाने ना दिया। मतलब जैसा हमारा देश था, चाहे हम पे दूसरों का असर पड़ा, मतलब हम जैसे थे, हमने खुद को नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बदलने नहीं दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विज्ञान यात्री, जो चीन, भारत में जो है वो बहुत सारे यात्री जो हैं वो आया करते थे। जैसे कि हमारे देश में चीन से और वेस्ट साइड से, मिडिल एशिया से, ठीक है, ईस्ट एशिया वगैरह से काफ़ी सारे लोग हमारे देश में आया करते थे। उनके द्वारा लिखे गए इतिहास का अध्ययन किया। तो गांधी जी ने, वो लोग जो हमारे देश में आते थे, वो बहुत सारे हिस्ट्री वगैरह यहाँ के बारे में लिखा करते थे। तो जो उन लोगों ने लिखा है, नेहरू जी ने उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा। उन्होंने पूर्व एशिया, ठीक है, यानी कि वेस्ट एशिया, अंगकोर, अलग देशों के नाम हैं, ठीक है, और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना, कि मतलब अलग अलग जगह जहाँ भारत की खूब चर्चे हुआ करते थे, भारत की खूब तारीफ़ें हुआ करती थी, या भारत के बारे में कुछ भी कहा जाता था, सदियों से जो कहा जा रहा था, उसके बारे में भी जो है नेहरू जी ने उसका अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ाई करी। भारत के अतीत की कहानी
को स्वरूप देने वाली अजंता, ठीक है, इतिहास की कहानी, मतलब हमारा देश कितना ज़्यादा पुराना है। ये जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कितनी ज़्यादा पुरानी है उससे भी हमें पता लगता है। दिल्ली और आगरा की जो इमारतें हैं उनको भी नेहरू जी ने देखा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, और सिंधु, अलग अलग नदियों को भी इन्होंने देखा, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, ठीक है। इससे भी नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। भारत के अतीत की कहानी को जो पूरी तरह से स्वरूप देती है वो यही सारी की सारी चीज़ें तो है, अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और अलग अलग जगह के इमारतें। जब भी वो अपने जो शहर था इलाहाबाद के रहने वाले थे ना, या फिर हरिद्वार में महान गंगा और कुंभ के बारे में देखते थे तो उन्हें हैरानी होती थी कि वह कौन सी इतनी ज़्यादा प्रबल आस्था है, मतलब ऐसी क्या आस्था है जो भारतीयों को अनगिनत पीढ़ियों से इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच रही है। मतलब जो गंगा नदी है, गंगा नदी की तरफ जो है, गंगा में स्नान करने कितने कितने दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसा क्यों आते हैं, ऐसा क्या है इस नदी में जो हज़ारों सालों से इसकी पूजा होती आ रही है। 2500 साल पहले की बात है। महात्मा बुद्ध का उपदेश जो उन्होंने दिया था उसके बारे में भी उन्होंने सोचा, और जो अशोक था उसने जो लेख लिखवाए थे उसके बारे में भी नेहरू जी ने सोचा। अशोक के जो पाषाण स्तंभ थे, तो आगे ये भी बताते हैं कि अशोक ने भी इतने सारे स्तंभ लिखवाए, है ना। अशोक ने अपने उद्देश्य जो थे, और उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखवाया। फतेहपुर सीकरी में भी हम लोगों को धर्मों में समानता, मतलब जो अकबर था वो सारे धर्म को समान मानने की बातें करता था ना, तो वो सब भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो नेहरू जी को वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होते हैं सब। तो क्या इसका क्या मतलब है, मतलब नेहरू जी ये सोचते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं हमारे देश में हमेशा से इतनी ज़्यादा रही हैं, ठीक है। तो हमारा देश का जो इतिहास है वो तो बहुत ही ज़्यादा महान रहा है कि मतलब अब क्या हो गया है हमारे देश को, एक तरीके से वो क्वेश्चन सा करते हैं। तो अतीत की झांकी, अतीत के बारे में नेहरू जी यहाँ पर सोच रहे हैं। अब आगे आता है भारत की शक्ति और सीमा, मतलब भारत की शक्ति क्या है और उसकी सीमा क्या है, ठीक है। तो इसमें नेहरू जी का विचार है कि अगर भारत की शक्ति के संस्थानों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो पाएंगे कि लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। इसका ये मतलब है कि हमारा देश कितना ज़्यादा पावरफुल था और इतना ज़्यादा वीक कैसे हो गया भाई कि अंग्रेज़ों ने हमारे पे शासन कर लिया। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सी चीज़ें हमें देखने के लिए इसमें मिलती हैं। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हर एक क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत तकनीक में, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पिछड़ गया, और यूरोप के देश जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए थे, पहले यूरोप भारत से बहुत पिछड़ा हुआ था भाई, हमारा देश हर चीज़ में टॉप पर था। आज से अगर आप लोग 500 साल पहले की बात करेंगे तो, ठीक है। तो जो इतना ज़्यादा आगे रहने वाला देश था वो किस तरीके से इतना ज़्यादा पिछड़ गया टेक्नोलॉजी में। यदि यह विचार किया जाए, अगर इस चीज़ों के बारे में सोचा जाए कि ऐसा क्या हुआ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल, मतलब हमारे वहाँ इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाद की सदियों में कुछ गिरावट आ गई थी। मतलब जैसे कि जो राजाओं ने मतलब लोगों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना बंद कर दिया था, और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे। चाहे मुगल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी और की बात कर लीजिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुई, और परिश्रम की भले ही कोई कमी नहीं थी, मेहनत करने की कमी नहीं थी, पर ध्यान ही नहीं दिया गया चीज़ों पर। नए हमारे देश में तो पहले आविष्कार बहुत ज़्यादा होते थे, तो मतलब इतने ज़्यादा आविष्कार करने वाला देश किस तरीके से दूसरे देशों का अनुसरण करने लगा, मतलब दूसरे देश को हमारे देश ने फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रकृति मतलब नेचर, हमारे देश प्रकृति व ब्रह्मांड के रहस्य भेदने वाला भारत यहाँ पर कैसे कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मैथ्स, साइंस, हर चीज़, मेडिसिन, हर चीज़ में हमारा देश बहुत आगे था। फिर एकदम से 200-300 सालों में हमारे देश को ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश इतना ज़्यादा पिछड़ गया। ये सारी की सारी चीज़ें नेहरू जी सोच रहे हैं। बहुत सारी सुंदर आर्किटेक्चर कितना अच्छा है था हमारे देश का पहले से, आज भी बहुत अच्छा है। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाला भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण 25 कारी वाली नक्काशी की जाने लगी। 25 कारी मतलब इसका देखिए ये मतलब है कि हमारा देश पहले बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ करता था, फिर जैसे ही यूरोपियों का हमारे देश में बहुत ज़्यादा आना हुआ तो हम लोग उनके जैसा आर्किटेक्चर बनाने लगे। तो हमारा जो काव्य था, हमारा जो साहित्य था, उस पर भी इन अंग्रेज़ों का और यूरोपियंस का प्रभाव पड़ने लगा। अधिक होने के कारण सरल, सजीव और समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों से परिपूर्ण जटिल भाषा ने ले लिया। तो पहले हमारी भाषाएं काफ़ी सरल हुआ करती थी, काफ़ी सजीव हुआ करती थी, सबके समझ में आने वाली हमारे देश की
भाषाएं हुआ करती थी, मगर ये अंग्रेज़ और इन सब के आने के बाद हम लोगों ने बड़ी टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई। विवेकपूर्ण चेतना मतलब जो होशियारी है वो एक तरह से ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना कि विवेकपूर्ण चेतना जो है वो हमारी लुप्त हो गई। तो हम लोगों की समझदारी कैसे ख़त्म हो गई, ठीक है, और हम लोगों को अंधविश्वासों ने और हमारी दकियानूसी सोच ने किस तरीके से हमें जकड़ लिया। इसका परिणाम ये निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई। मतलब पता नहीं कैसी सोच हमारे देश में बन गई थी कि जो समुद्र, अगर कोई समुद्र पे पार करके जाएगा तो उसकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब जो पंडित थे ना, इन लोगों ने लोगों के दिमाग में ऐसी बातें डाल दी थी कि आप लोग समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते, अगर आप समुद्र में यात्रा करेंगे तो आपकी जाति, आपका धर्म, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है फैला दी गई। और जबकि इसकी वजह से, क्योंकि हम महासागरों पर जा नहीं सकते और इस हमारी उन्नति में बाधा आ गई। मतलब यार आप लोग व्यापार करोगे, सदियों से हमारा देश व्यापार करता आ रहा है दूसरे देशों के साथ, फिर पता नहीं कैसे पंडितों ने इस तरीके की बातें फैलाना शुरू कर दिया कि भाई आप समुद्र पार नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम लोगों की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर पड़ा। हमारी जो है जो इंटेलिजेंस थी, धीरे धीरे पता नहीं कैसे कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना कम कर दिया और सोचना कम कर दिया। सिर्फ अंधविश्वासों पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग निर्भर करने लगे थे। और फिर आगे बताते हैं, इसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी भारत की जो दृढ़ता थी ना कि भाई हमें ठीक होना है, वो अटल रही, वो नहीं झुकी। भारत की आगे बढ़ने की जो हमेशा एक ललक थी ना, वो हमेशा भारत के लोगों के अंदर बनी रही। वास्तव में प्राचीन भारत का जो ढांचा था तो पुराने रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियाँ बदलती रही। मतलब हमारा जो ढांचा था, भले हम लोग पुरानी रीतियों को मान रहे थे, पर फिर भी हमें काफ़ी बदलाव हो रहे थे। भले ही नए लक्ष्य, नए गोल्स ना हम लोगों ने बनाए हों, लेकिन जो प्राचीन और पुरानी और नई जो सभ्यता थी ना, उसका मिलन जुलन जो हमारे देश में हुआ, वो फिर भी काफ़ी ठीक तरीके से होने लगा। हम लोग नए नए विचारों के साथ आगे बढ़ने लगे, इसमें हमें ये बताते हैं, ठीक है। अब भारत की तलाश में ये क्या कहना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने प्राचीन भारत की तलाश के लिए, इसके अस्तित्व को परखने के लिए, मतलब प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने कई सारी पुस्तकें पढ़ी, कई किताबें पढ़ी, कई सारे मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जो हैं वहाँ पर ये गए, कई सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया। मतलब हमारे देश ने जो जो बड़े बड़े काम किए हैं उनके बारे में नेहरू जी ने काफ़ी कुछ पढ़ा, वहाँ पर गए, उन्हें देखा और समझने की कोशिश करी। जो बहुत ज़्यादा भयंकर गरीबी थी हमारे देश में, जो हमारे शासक थे अंग्रेज़ों ने हम लोगों का जो बुरा हाल कर रखा था, हमारे देश का जो एक तरीके से आधुनिक विकास नहीं हो पा रहा था, हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, उसको भी गांधी जी ने पढ़ा। और ये सारी की सारी चीज़ें जब गांधी जी कह रही हूँ, सॉरी, नेहरू जी, जब ये सब चीज़ें नेहरू जी देखते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाते थे। नेहरू जी का जो झुकाव था उच्च वर्ग की ओर नहीं था। मतलब नेहरू जी का जो झुकाव था वो अमीर लोगों की तरफ नहीं था, बल्कि जो था उनका तो पूरे देश की तरफ झुकाव था, आप कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भी वो मध्य वर्ग की ओर ही देखते थे, मतलब मिडिल क्लास की तरफ ही देखते थे, क्योंकि जो अपर क्लास है वो तो अपने में मस्त रहती है ना। तो इस समय मध्य वर्ग अपने आप को अंग्रेज़ों की जंजीरों में कैद और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझता था। मतलब हमारे देश का जो मध्य वर्ग था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई नौकरी करेंगे, अंग्रेज़ों की नौकरी करनी पड़ेगी, तो इनके खिलाफ़ तो हम लोग बोल नहीं सकते। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों के बंधनों में हमारा देश बंद करके रह गया था और उन्हें हटाकर स्वयं सत्ता मतलब बंध गया था। मगर उसके बाद भी हमारे देश के लोगों के मन में ये ललक थी कि हम लोग अंग्रेज़ों को हटाएं और ख़ुद जो है अपने देश में पावर को संभालें। वास्तव में हमारे देश का जो मध्य वर्ग, यानी कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग इसी ढांचे के पैदाइश थे। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने शुरू से ही अंग्रेज़ों की नीतियों को देखा था, लेकिन जो है उन लोगों को लगता था कि मतलब यार हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, अंग्रेज़ तो हमारे देश के साथ इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो नए नए इंटेलेक्चुअल्स लोग आए वो आगे बढ़े, उनको एहसास हुआ कि जो ये अंग्रेज़ों की नीतियाँ हैं ये सही नहीं है और इनको हमें चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने लोगों को भी, बाकी जो दूसरे लोग थे उनको भी एहसास दिलाया कि अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे देश के साथ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे देश के मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे। नेहरू जी को भारत की जो गांव की जनता थी ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो भारत की तलाश में इन्होंने मिडिल क्लास के बारे में पहले बात करी, अब ये बात करते हैं गांव के लोगों के बारे में। तो ये कहते हैं कि गांव की जनता जो है वो हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी। नेहरू जी जानते थे कि भारत जो है वो तो अपने गाँव में ही बसता है।
भारत तो गाँव में बसता है ना, तो कि ग्रामीण जीवन जो है सदैव से हमेशा सादा रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। उन्हें मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, और पूर्ण तरह से अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो भारत तो हमारे गाँव ही भारत का प्रतीक है। ग्रामीण मतलब गाँव के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा अभावों में रहते हुए भी हमारे देश की शान है। बहुत ज़्यादा कमियों में रहते हैं गाँव के लोग, और फिर भी वो हमारे देश की शान है। जो बात उनमें थी वो भारत के मध्य वर्ग में नहीं थी। मतलब मध्य वर्ग तो एक तरह से कन्फ्यूज़ था कि हम लोग अंग्रेज़ों का साथ दें, अंग्रेज़ों के साथ हमारा भला है या नहीं है। बट जो एक गरीब वर्ग था ना अपने देश का, वो तो मतलब उत्तेजना, मतलब इस तरीके का भाव था कि अपने देश से ज़्यादा प्यार था, है ना। नेहरू जी इस बात से अपरिचित नहीं थे कि जो भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है। 200 साल पहले अंग्रेज़ों के अत्याचार को हम झेल चुके थे, झेल रहे थे। काफ़ी कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया था, लेकिन जो मूल्य धरोहर बच गई है वो सार्थक है। लेकिन कुछ भी ऐसा भी है जो मतलब ऐसा ये बताता है कि गाँव की जो बात थी वो अंग्रेज़ों के शासन के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़त्म सी होती गई थी। बट फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और गाँव की जो भूमि है वो तो हमेशा से ही पूजनीय है। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना, 16 मिनट्स का हो गया भारत माता, और इसके आगे वाला जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।